हेलो गाइस, स्वागत है आपका एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे डिटेल में जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कहने का तात्पर्य यह है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि आखिर ये क्या है। ठीक गाइस, तो इसमें कई सारी चीज़ें उन्होंने दी हैं जीन पियाजे जी ने, उनको देख लेते हैं। अडेप्टेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। अडेप्टेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसको हिंदी में कहते हैं अनुकूलन। और स्कीमा क्या होते हैं ये भी देखेंगे हम। एसिमिलेशन क्या होते हैं, ठीक, आत्मसातकरण क्या होता है इसको भी देखेंगे। और अकोमोडेशन क्या होता है, यानी कि सामंजस्य या समंजन भी कहते हैं इसको। और इक्विलिब्रेशन, इसको भी देखेंगे। साम्य धारण या संतुलन, ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पेशेंस बनाए रखें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं जीन पियाजे की बायोग्राफी कि आखिरकार जीन पियाजे जी हैं कौन। तो सबसे पहले देखते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे का जन्म जो है वो 1896 में हुआ और 1980 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक, 1896 में जन्म हुआ और 1980 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जन्म स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, इसलिए ये स्विस कहलाया। और ये साइकोलॉजिस्ट थे, अर्थात मनोवैज्ञानिक थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट थे ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थे ये, ठीक। और फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है इनको, अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक। अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे के अनुसार ही जीन पियाजे को मतलब फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है इन्हें। इन्हें चाइल्ड साइकोलॉजी अर्थात बाल मनोविज्ञान का इन्हें पितामह कहा जाता है। किसको किसको पितामह कहा जाता है? जीन पियाजे को। इन्होंने कहा था कि चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट, छोटे बच्चे या बच्चे जो हैं वह छोटे वैज्ञानिक होते हैं। चिल्ड्रन आर एक्टिव रिफ्लेक्टर, बच्चे जो हैं सक्रिय चिंतनकर्ता होते हैं, मतलब वह सोचते हैं बच्चे, ठीक। तो ये कुछ हमने जाना जीन पियाजे जी के बारे में। और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। इन्होंने महत्वपूर्ण संप्रत्यय दिए, उन संप्रत्यय को जान लेते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले स्कीमा, आखिरकार स्कीमास क्या होते हैं। नंबर 2 आत्मसातकरण, जिसे आत्मसातीकरण या मिलाना भी कहते हैं। इंग्लिश में एक ही कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक, आत्मसातकरण। और नंबर 3 समायोजन, जिसे सामंजस्य या समाविष्टीकरण भी कहते हैं। अकोमोडेशन कहते हैं इंग्लिश में इसको, समायोजन को। और साम्य धारण या संतुलन, ठीक, इसे इक्विलिब्रेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, तो देखते हैं सबसे पहले स्कीमा को। देखते हैं सबसे पहले आखिर की स्कीमा क्या है। तो पियाजे ने इसे द बेसिक बिल्डिंग बुक्स ब्लॉक्स ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर कहा है। पियाजे ने इसे द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी आधारभूत बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा है ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर, यानी कि बुद्धिमान व्यवहार के लिए, बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा है। ये मस्तिष्क में ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक तरीका कहा जा सकता है, ठीक। जैसे कि स्कीमा, मान लिया ये कोई यूनिट, कोई सब्जेक्ट, जैसे साइंस का सब्जेक्ट है, उसमें कुछ यूनिट्स हैं। अब बच्चे के दिमाग में ये साइंस का स्कीमा बना हुआ है, ठीक। ऐसे ही करके उसने मैथ का स्कीमा बना लिया, ठीक। अब इसमें उसके दिमाग में इससे संबंधित यूनिट्स को वह पढ़ता है, ठीक। इससे संबंधित यूनिट्स को वह पढ़ता है, उसके दिमाग में मैथ का स्कीमा है। इसी तरह उसके दिमाग में और भी स्कीमाज हैं। सुबह को वह उठता है तो इसके दिमाग में स्कीमा फीड है कि वह फ्रेश होके आएगा, जूते पहनेगा और भोजन करेगा या अपना ब्रेकफास्ट करेगा और स्कूल चला जाएगा कपड़े पहन के, ठीक। और जब उसकी छुट्टी होगी तो अलग स्कीमा बना हुआ है उसके दिमाग में, ठीक। तो इन स्कीमाओं का उसके दिमाग में एक क्रम बना हुआ है, ठीक। तो ज्ञान को व्यवस्थित करने का इसे एक तरीका भी कहा जा सकता है गाइस। और जन्म के बाद
व्यक्ति जो कुछ देखता है या सुनता है यही तत्व उसके स्कीमा का विकास करते हैं। जन्म के बाद व्यक्ति जो कुछ भी देखता है या सुनता है वही उसके स्कीमा का विकास करते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति या बच्चा बड़ा होता है उसके स्कीमा की संख्या और दायरा बढ़ता जाता है। ठीक है, इस स्कीमा अर्थात एक उसमें कह सकते हैं हम इसको, एक शब्द में कह सकते हैं, आसान भाषा में पिक्चर्स होती हैं ये। ठीक, वह पिक्चर्स इमेजेस जो हैं या प्रत्यय जो हैं वह बढ़ते जाते हैं धराधार। प्रत्येक व्यक्ति का स्कीमा दूसरे से अलग भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो हर व्यक्ति के सोचने का तरीका चेंज होता है जो समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील है। ठीक गाइस, आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे कि स्कीमा किसे कहते हैं। इनको लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी रहती हैं, तो पिक्चर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि किसी व्यक्ति के या बच्चे के दिमाग में है दूध की बोतल का स्कीमा है, सोफ़े का स्कीमा अलग है, और फुटबॉल का स्कीमा अलग है, कोई व्यक्ति है कार का स्कीमा है, बल्ब का स्कीमा है। इस तरह से वह स्कीमास को ऐड करता जाता है और स्कीमा की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है गाइस। आगे बढ़ते हैं गाइस। पियाजे ने मानसिक विकास को वातावरण के साथ अनुकूलन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा। पियाजे ने मानसिक विकास को वातावरण के साथ अनुकूलन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा। उनके अनुसार आत्मसातीकरण, क्या गाइस, आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन, समाविष्टीकरण, ठीक गाइस, यानी अकोमोडेशन, और साम्य धारण यानी इक्विलिब्रेशन के माध्यम से ये प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया? अनुकूलन की प्रक्रिया। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण। जब बालक नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल करता है तो वह आत्मसातीकरण कहलाता है। नए ज्ञान, ध्यान देंगे साथियों यहाँ पर, जब बालक नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल करता है तो वह आत्मसातीकरण कहलाता है। जैसे उसका पुराना स्कीमा बना हुआ है, मान लिया कुत्ते को लेकर उसका स्कीमा बना हुआ है, ठीक, तो उसने उसी में अपने नए ज्ञान उसने लिया कोई भी और उसको उसने उसी में शामिल कर लिया, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? आत्मसातीकरण कहलाएगा। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले से सीखे हुए ज्ञान का सहारा लेता है। यानी पहले उसका स्कीमा बना हुआ है, वह उसका ही सहारा ले रहा है। ये किसी व्यक्ति की वह योग्यता या क्षमता है जिसके सहयोग से वह नवीन परिस्थिति के साथ अपना समन्वय स्थापित करता है। ठीक गाइस, आगे बढ़ते हैं गाइस। इसमें पढ़ेंगे हम अकोमोडेशन के बारे में। अकोमोडेशन क्या होता है? इसको हिंदी में समायोजन, समंजन, सामंजस्य, समाविष्टीकरण, हिंदी में कई कई रूप होते हैं। एक एक शब्द को कई कई तरह से, उसके कई कई तरह के नाम होते हैं, उससे मतलब बताया जाता है, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है इसका, अकोमोडेशन। तो इसमें क्या दिया है? जब बालक नए ज्ञान को पुराने स्कीमा में शामिल नहीं कर पाता, गाइस ध्यान देंगे, जब बालक नए ज्ञान को पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है तो वह क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण कहलाता है। और जब वह नए ज्ञान को पुराने स्कीमा में शामिल नहीं कर पाता तो वह क्या कहलाता है? तो वह समायोजन कहलाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। और तो उसका नया स्कीमा बना लेता है। मान लिया बच्चे ने एक कुत्ता देखा, मान लिया उसने एक कुत्ता देखा यानी डॉग, ठीक, अब वह कुत्ते को देखकर उसकी माँ ने उसे बताया कि इसके 4 पैर हैं और ये इसके 4 पैर हैं और ये क्या है? एक कुत्ता है। दूसरे दिन को वह देखता है, ठीक, एक गाय को देखता है, अर्थात गाय को देखता है, और वह उसे समझता है, वह अपने जो स्कीमा बना हुआ है उसके कुत्ते का, उसने देखा कि गाय के भी 4 पैर हैं, तो ये क्या है? एक कुत्ता है, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा? आत्मसातीकरण कहलाएगा। लेकिन उसकी माँ ने उसे बताया, उसकी माँ ने उसे बताया नहीं, कुत्ता जो है वो भौंकता है या कुत्ता छोटा होता है, गाय जो है वह बड़ी होती है, और
गाय जो है वो बड़ी होती है। अब उसने अपना स्कीमा चेंज किया, उसने अपने गाय का अलग स्कीमा बना लिया, और साथियों उसने कुत्ते का अलग स्कीमा बना लिया और गाय का अलग स्कीमा बना लिया। अर्थात उसने दोनों में समायोजन कर लिया, अपने स्कीमा का उसने समायोजन कर लिया और अलग अलग स्कीमा उसने बना लिया। तो इसको हम कहते हैं समायोजन कहलाता है ये। अब वह कैसे एक्सप्लेन करेगा? अब वह कुत्ते को देख लेगा कि इसके भी चार पैर हैं, उसके भी चार पैर हैं, और इसके भी एक पूँछ है और इसके भी एक पूँछ है, लेकिन ये छोटा है, ठीक, और ये क्या है, बड़ी है। तो उसने उसका अलग स्कीमा बना लिया। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले से सीखे हुए ज्ञान का सहारा नहीं लेता। अब वह इसका सहारा नहीं लेगा, ठीक। अब उसे पता है ये बड़ी है, तो ये क्या है, मतलब कोई और चीज़ है, क्योंकि उसके सामने एक ऐसी समस्या या ज्ञान आता है जिससे वह परिचित नहीं होता, इससे वह पहले परिचित नहीं था, उसे बताया गया, ठीक। जब उसे बताया गया तो उसने दोनों में समायोजन कर लिया। तो ये होता है गाइस समायोजन। आगे बढ़ते हैं गाइस, इसे एक चित्र के माध्यम से भी या पिक्चर के माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक बच्चा है छोटा, एसिमिलेशन ऑफ वर्सेस अकोमोडेशन, अर्थात आत्मसातीकरण और समायोजन। तो इसमें सबसे पहले कुत्ता है, एक बच्चे ने कुत्ता देखा, उसके कुत्ते का स्कीमा उसके दिमाग में बना हुआ है और उसने देखा फोर लेग हैं, मतलब एनिमल है, तो ये क्या हो गया, कुत्ता है, ठीक। अब उसने क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन किया, उसका आत्मसात्करण किया, उसने देखा, एक गाय को देखा उसने, फिर तो उसने क्या कहा उससे कि मतलब ये कुत्ता है, ठीक। उसके लिए वह क्या बोला कि मतलब ये कुत्ता है, एक गाय को देखकर वह बोला कुत्ता है। ये न्यू सिचुएशन आई उसके पास, ठीक। सबसे पहले उसने एक कुत्ते को देखा, उसने देखा उसकी चार टांगे हैं या चार पैर हैं, तो उसने देखा। फिर उसने एक गाय को देखा तो उसने कहा ये कुत्ता है, मतलब उसने आत्मसात्करण कर लिया उसका, यहाँ पे आत्मसात्करण हो गया। अब न्यू सिचुएशन उसके सामने वही उत्पन्न होती है, उसकी मम्मी मना कर देती है, उसकी मम्मी कहती है मॉम टेल्स इट्स नॉट अ डॉग इट्स अ काव, मतलब उसकी माँ उसे बताती हैं कि ये कुत्ता नहीं है, ये गाय है। तो उनने क्या कर दिया, इसे डिसइक्विलिब्रेशन कर दिया उसका, मतलब इसे असाम्य धारण कर दिया उसका। अकोमोडेशन, आत्मसात वो समायोजन क्या किया उसने, अपना नया स्कीमा बनाएगा वो, डॉग स्मॉल फोर लेग्ड एनिमल, काउ लार्ज फोर लेग्ड एनिमल, कुत्ता जो है वो उसकी छोटे पैरों वाला, चार छोटे पैरों वाला जानवर है, और गाय क्या है, चार बड़े पैरों वाला जानवर है, ठीक। अब फिर से क्या हुआ, एसिमिलेशन आत्मसात्करण हो गया, सीज हॉर्स सेज काउ, ठीक। उसने फिर उसके बाद में उसने एक गाय को देखा, वो उसने एक घोड़े को देखा गाइस, उसने एक घोड़े को देखा, उसने बच्चे ने एक घोड़े को देखा, ठीक। उसने घोड़े को देखा और उसने कहा काव, ठीक। अब ये फिर से न्यू सिचुएशन है, मॉम टेल्स इट्स नॉट अ काव इट्स अ हॉर्स, ठीक। तो अकोमोडेशन क्या हो गया, काव सेज मुंह और हॉर्स नी, ठीक। तो उसने क्या कर लिया, समायोजन कर लिया उसका। आगे बढ़ते हैं गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ठोक दें और वीडियो शेयर भी कर दें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं स्कॉलर, साम्य धारण। जब बच्चे के सामने कोई नई समस्या उत्पन्न होती है तो उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। उस असंतुलन को दूर करने के लिए वह आत्मसातीकरण या समंजन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभ करता है। ऐसा करने के पश्चात संज्ञानात्मक संतुलन की स्थिति में आ जाता है। ये संतुलन की स्थिति साम्य धारण कहलाती है। अर्थात मैं बताऊं आपको तो आत्मसातीकरण आत्मसातीकरण और आत्मसातीकरण आत्मसातीकरण और समायोजन,
इनके बीच की जो प्रक्रिया होती है वह साम्य धारण कहलाती है, यानी ये दोनों चीज़ों में संतुलन स्थापित करती है, इसको ही हम साम्य धारण कहते हैं। अब आते हैं स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर। अब हम इनकी थ्योरी को पढ़ते हैं पियाजे जी की। संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था, इसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। ये होती है 0 से 2 ईयर्स, मतलब 0 से 2 ईयर्स। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं, इसलिए इसे संवेदी गामक कहते हैं, शारीरिक क्रियाओं, इसलिए इसे इंद्रिय गामक, और इसका एक और नाम है पेशीय गामक अवस्था। ठीक, इनसे ज्ञान अर्जित करता है, इसलिए इस अवस्था को संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। ये बात क्लियर हुई गाइस। आगे बढ़ते हैं। सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा विभिन्न अनुभवों को प्राप्त करता है। सहज क्रियाएं कैसे हैं? जैसे पलक झपकना, ठीक, हाथ पैर चलाना, ये सहज क्रियाएं हैं। ज्ञानेंद्रियों की सहायता से जैसे देखकर, सुनकर विभिन्न अनुभवों को बच्चा प्राप्त करता है। तो ये सब विशेषताएं किसकी हैं? संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था की विशेषताएं हैं। गाइस आगे बढ़ते हैं। संवेदी गामक अवस्था या पेशीय गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था को या सेंसरी मोटर स्टेज को 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, सहज क्रियाओं की अवस्था। यहाँ पे प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौड़ स्कीमा के समन्वय की अवस्था, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था और मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। इनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले देखते हैं सहज क्रियाओं की अवस्था। ये अवस्था जन्म से 30 दिन तक होती है। ठीक, सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है, संवेदी गामक अवस्था जो होती है, वह जन्म से 30 दिन तक होती है। इसमें शिशु केवल सहज क्रियाएं करता है। शिशु केवल कैसी क्रियाएं करता है? सहज क्रियाएं करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे पलक झपकना, रोना, खांसना, छींकना, हाथ पैर फेंकना, ये सहज क्रियाएं होती हैं। ये जन्म से 30 दिन तक होती हैं। इनमें वस्तु को मुंह में लेकर चूसने की क्रिया सबसे अधिक प्रबल है, जैसे कि बच्चा अपना अंगूठा ही चूसने लगता है। ठीक है, तो ये विशेषता किसकी है? संवेदी गामक अवस्था के फर्स्ट स्टेप की विशेषता है। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 में क्या दिया है? प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। ये अवस्था 1 माह से 4 माह तक होती है। जन्म के समय बालक केवल सरल क्रियाएं ही करता है। बच्चा इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं, ध्वनियों, रसों व गंध आदि का अनुभव करता है। इन्हीं अनुभूतियों की पुनरावृत्ति के कारण बच्चा वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से परिचित होने लगता है। उसे उद्दीपक वातावरण के दिखने लगते हैं और वह उनसे परिचित होने लगता है, उनको जानने लगता है। नंबर 3 इसमें दिया है, जो उप अवस्थाएँ हैं संवेदी गामक की, इसमें दिया है गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। नंबर 3 है, ये अवस्था 4 माह से 6 माह तक होती। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने, उन्हें इधर उधर करने की अनुक्रियाएं करते हैं। साथ ही कुछ ऐसी अनुक्रियाएं करते हैं जिनसे उन्हें सुख मिलता है। ठीक, ऐसी अनुक्रियाएं बच्चे करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। गौड़ स्कीमा के समन्वय की अवस्था। ये अवस्था 8 माह से 12 माह की अवस्था। इसमें बच्चे उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगते हैं, अपने से बड़ों की क्रियाओं का अनुकरण करने लगते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि अपने से बड़ों की क्रियाओं का अनुकरण करने लगते हैं। संवेदी गामक की जो चौथी उप अवस्था है, ये उसकी विशेषता है। इस अवस्था में बच्चे जो स्कीमा अर्थात व्यवहारों के संगठित पैटर्न सीखते हैं, उनका सामान्यीकरण भी करने लगते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 दिया है तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। ये अवस्था 12 से 18 माह तक की होती है। बच्चे वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखकर ग्रहण करते हैं। प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखना या प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और इसमें देखो, प्रयत्न और भूल द्वारा बच्चे 12 से 18 माह में सीखने लगते हैं। नंबर 6 है और लास्ट है ये इसकी, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था।
ये अवस्था 18 से 24 माह होती है। इस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व का भाव आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। वह देखी गई वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसकी उपस्थिति को समझने लगता है। अर्थात आपने कोई चीज़ आपके हाथ में है, जैसे आपका मोबाइल है, मान लिया फॉर एग्जांपल आपने बच्चे को मोबाइल दिया और फिर वो मतलब एक दो बार अगर उससे मोबाइल गिर गया या ऐसा कुछ है तो हम उससे मोबाइल ले लेते हैं उसके सामने, फिर वो देखने लगता है मोबाइल गया का, हम कहते हैं कौआ ले गया या कोई ले गया, तो वो आपके हाथ देखने लगता है या यहाँ वहाँ देखने लगता है, यानी वो समझ जाता है कि वस्तु तो है लेकिन वह कहीं ना कहीं है ज़रूर। ठीक, मतलब उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी उपस्थिति को समझने लगता है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। नंबर 2 जो दी है वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। गाइस कौन सी स्टेज? प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें भी 2 उप अवस्थाएँ इसकी, पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष और अंतर्दर्शी अवस्था 4 से 7 वर्ष। इन्हें देखते हैं गाइस। पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था जो है वो प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज 2 से 4 वर्ष तक होती है। अधिकांश बातें अनुकरण और खेल द्वारा बच्चा सीखता है। अब बच्चा अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं और प्राणियों में और वस्तुओं और शब्दों में समन्वय स्थापित करने लगता है, अर्थात उन्हें तालमेल स्थापित करना सीख जाता है। प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, ठीक, ये और जीववाद, बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव प्राणी के रूप में समझते हैं। जैसे कोई 4 साल की या 3 साल की या 2 साल की बच्ची है, उसकी गुड़िया अगर गिर जाए तो वो उसे मतलब छुपाने लगती है। जैसे कि बच्चा स्वयं गिरता है तो उसके दर्द होता है, वह रोता है तो वो सोचती है कि ये गुड़िया भी रो रही है, अर्थात वह उसको जीवित समझती है, अर्थात बच्चा निर्जीव चीज़ों को जीवित समझता है। ठीक है, तो ये किसकी विशेषता है? प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। जीववाद और आत्म केंद्रिता दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आत्म केंद्रिता, बच्चे अपने विचार को सही मानते हैं और वे कुछ ऐसा समझते हैं तो सारी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है। जैसे कि कोई बच्चा जा रहा है और वह अपने साथियों से कह रहा है देखो सूरज मेरे पीछे पीछे चल रहा है। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और जीववादी होते हैं। अंतर्दर्शी अवस्था, ठीक, पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है उसकी दूसरी स्टेज जो है वह है अंतर्दर्शी अवस्था। ये अवस्था 4 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चे भाषा सीखने लगते हैं, चिंतन एवं तर्क प्रारंभ कर देते हैं गाइज, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने योग्य है। चिंतन एवं तर्क प्रारंभ कर देते हैं लेकिन सीख नहीं पाते हैं पूरी तरह, परंतु उनके चिंतन एवं तर्क में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। वही बात कि मतलब पूरी तरह सीख नहीं पाते हैं, चिंतन एवं तर्क तो आरंभ वह कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, समझते हैं नंबर 3 अवस्था जो है जो प्याजे साहब ने दी है वह क्या है। इसमें कुछ शब्दों को देखेंगे। अंतर्दर्शी अवस्था वही हो गई जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मतलब दूसरी स्टेज थी, इनिशिएटिव स्टेज। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण देखेंगे इसमें, और संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। रिवर्सिबिलिटी अर्थात पलटन के बारे में यानी पलटावी गुण के बारे में पढ़ेंगे। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें अपलटावी गुण होता है। ठीक, तो इसमें मूर्त संक्रियात्मक, इस 3 स्टेज का नाम है मूर्त संक्रियात्मक यानी मूर्त संक्रिया की अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशंस 7 to 11 ईयर्स यानी 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है वह होती है। देखो विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण है जैसे आपने लिखा ए बी से बड़ा होता है, बी सी से बड़ी है, तो आप बताइए कि ए सी से बड़ा है या नहीं, ए और सी में बड़ा कौन है, ए बड़ा है या सी बड़ी है। ठीक, तो ये अंतर बच्चा नहीं बता पाता है। ठीक, तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया उसमें नहीं होती है। कौन सी अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कंजर्वेशन, संरक्षण। ठीक, संरक्षण में क्या होता है? अब भाई संरक्षण क्या है? कंजर्वेशन, कंजर्वेशन में क्या होता है? कोई भी वस्तु है, ठीक, इसमें बच्चा ये सीख जाता है कि कोई भी वस्तु है वो वह पूरी है। अगर हम उसे कट कर देंगे,
काट देंगे, उसके पार्ट्स कर देंगे, वो तब भी उतनी ही रहेगी। ठीक, ये बच्चा इसमें सीख जाता है, ये पूर्व संक्रियात्मक उसमें नहीं सीखता है। वहाँ पर क्या होता है, अगर आपने बर्फ़ी का एक पीस दिया और उसी बर्फ़ी के अगर बच्चे को 4 पीस करके दे दिए तो वह खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा इस चीज़ को समझने लगता है, तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन या संरक्षण। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो रिवर्सिबिलिटी, पलटन, अर्थात बच्चा 2 गुणा 2, ये तो समझता है, इसमें 2 गुणा 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन वह ये नहीं समझ पाता कि 4 को 2 से भाग देंगे तब भी 2 ही आएगा। ये चीज़ बच्चा इसमें नहीं समझ पाता। जैसे कि पिक्चर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, मैंगो शेक है, यानी मैंगो का जूस है इसमें, और मैंगो के जूस से आइसक्रीम बन के तैयार हुई, तो उसे ये तो पता चल जाएगा कि मैंगो के जूस से आइसक्रीम बन के तैयार हुई, लेकिन उस आइसक्रीम को अगर हीटिंग दी जाए तो फिर से मैंगो का जूस बन के तैयार हो जाएगा। ये चीज़ बच्चा नहीं समझ पाता। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। मूर्त संक्रिया या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट एज, वर्गीकरण करना, क्रम में लगाना सीख जाता है। ठीक, उसमें हमने पढ़ा था पूर्व संक्रियात्मक में वहाँ क्रम में लगाना नहीं सीख पाता, यहाँ वह सीख जाता है। अंश और पूर्ण का ज्ञान हो जाता है उसे उसे जैसे कि मैंने पिक्चर से बताया था आपको, पिक्चर के माध्यम से, कि उसे ये पता चल जाता है अगर ये चीज़ है और इसे हम टुकड़ों में भी बांट देंगे तब भी ये उतनी ही रहेगी, अर्थात उसे पूर्ण का ज्ञान हो जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन, रिवर्सिबिलिटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का ज्ञान हो जाता है, मतलब उसे विकेंद्रीकरण, रिवर्सिबिलिटी, पलटावी और संरक्षण का ज्ञान उसको हो जाता है। मूर्त तार्किक चिंतन करने लगता है, मतलब जो चीज़ प्रत्यक्ष मौजूद है उसके सामने उसका चिंतन करने लगता है, अप्रत्यक्ष का नहीं, मतलब मन का चिंतन, उसके मन में क्या चल रहा है इस बात का चिंतन नहीं कर सकता। समस्या समाधान करना आरंभ कर देता है, सीखने लगता है वह। आगे बढ़ते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल एज, ये 12 ईयर्स से स्टार्ट होती है। ज्ञान का स्थानांतरण करना सीख जाता है वह, एक चीज़ का दूसरे में प्रयोग कर सकता है। जैसे उसने साइकिल चलाना सीखा तो वह इसका प्रयोग करके मोटरसाइकिल या बाइक चलाना भी सीख जाता है। चिंतन में उसकी क्रमबद्धता आ जाती है। अभी हमने सीखा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उसमें चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती है, लेकिन यहाँ उसमें चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है। पूर्व विचारों एवं क्रियाओं का विश्लेषण, पूर्व विचारों एवं क्रियाओं का विश्लेषण, वह अपने पहले के विचारों का या क्रियाओं का जो भी उसने काम किए हैं उनका एक्सप्लेनेशन करना सीख जाता है, विश्लेषण करना सीख जाता है। अमूर्त तार्किक चिंतन यहाँ पे सीख जाता है। ठीक, जो चीज़ मौजूद नहीं है उसके बारे में वह चिंतन आरंभ करने लगता है। समस्या समाधान की क्षमता में वृद्धि, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या था, वह समस्या समाधान करने लगता है, लेकिन समस्या समाधान की क्षमता में वृद्धि जो करता है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।